Hello guys, my name is Vijay Kumar and I am a teacher of biology from BBC Group. Guys, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या क्या होते हैं। टैक्सोनॉमिकल एड्स में हमने आपको 5 चीज़ें गिनवाई थी और 5 में सबसे पहला था आपका हर्बेरियम, जहाँ पर हम प्लांट स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रखते हैं टू फर्दर स्टडी के लिए। इसके बाद में हमने करा था आपका बॉटेनिकल गार्डन्स, उनके कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिए थे, जैसे रॉयल बॉटेनिकल गार्डन्स बहुत बड़ा है लंदन में, ठीक है। उसी के बाद आपका आया था जूलॉजिकल पार्क्स और जूस, जिसको आप चिड़ियाघर बोलते हैं। यहाँ पर हम जो एनिमल्स हैं, मोस्टली एनिमल्स को उनका नेचुरल हैबिटेट देते हुए उनके नेचुरल हैबिटेट में उनको कल्टीवेट में ग्रो कराते हैं, उनको रखते हैं तो फर्दर स्टडी। इसके बाद में आपका आया था, इसके बाद में कौन सा था, नंबर 5 पे था की। 5th नंबर किसका था? की का। की मतलब क्या है? की से पहले आई थी म्यूजियम्स। म्यूजियम में क्या होता है? म्यूजियम में सिर्फ हम नॉन लिविंग चीज को प्रिजर्व करके रखते हैं, वो चाहे प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। और नंबर 5 पे लास्ट पे आया था आपका की। की क्या है? की एक कॉन्ट्रास्ट यानी कि अपोजिट सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटीज का एक अरेंजमेंट होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी जीव को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने कल आपको एक एग्जांपल भी दिया था लास्ट क्लास में कि फ्रॉग है, कैट है एंड वो स्नेक वगैरह है, उन सबको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उनके ईयर बिना है या नहीं, अगर वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अगर प्रेजेंट है तो ये हो सकता है, एब्सेंट है तो ये वाला जीव हो सकता है। इस तरीके से हमने कुछ वो किया था। उसके बाद में आपका सेकंड चैप्टर है, और आज का जो चैप्टर है बेटा वो है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, या हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। देखो इसकी जरूरत हमको क्यों पड़ी, क्योंकि हमारी अब ये पूरी अर्थ है, इसमें पता नहीं कितने ही तरह के लिविंग्स हैं, वो प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, बहुत सारी स्पीसीज में भरी पड़ी हैं। और इन सारी स्पीसीज को ना आइडेंटिफाई करना पड़ता है, क्योंकि हम इनको फर्दर स्टडी कर सकें। अगर हम आज आइडेंटिफाई इनको नहीं करेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में हमारे फ्यूचर में उन लोगों को काम करना पड़े। तो इसीलिए हमारे जो एंशिएंट थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने क्या काम करा, इनको आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया बहुत पहले से। बहुत पहले कितना पहले, थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर हम वेदास की बात करें, हमारे जो ग्रंथ वेद हैं, हमारे जो वेद हैं, उपनिषद हैं, वेदों के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग 25,000 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट मतलब जब ईसा मसीह, जब प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उस दिन से लेके अब जो डेट चल रही है, अब ईयर चल रहा है 2021। तो ईसा मसीह के ईयर ऑफ बर्थ से शुरू होता है हमारा ये पूरा कैलेंडर सिस्टम, और आज जो चल रहा है 2021 चल रहा है। तो उनके ईसा मसीह के बर्थ से पहले 2500 साल पहले पास्ट में हमारे वेदास ने बताया था, कुछ एनिमल्स को, कुछ प्लांट्स को क्लासिफाई किया था। उन्होंने क्या काम करा था, उन्होंने लगभग 740 प्लांट्स को और साथ में 250 एनिमल्स को क्लासिफाई किया था। उन्होंने वहां पर उनको आइडेंटिफाई करके लिखा था कि ये चीजें होती हैं, ठीक है। इसके बाद में आचार्य सुश्रुत। सुश्रुत कौन है? हमारे अगर इंडियन ग्रंथ की माने, वेदास की माने, तो सबसे पहले सर्जन्स थे। मतलब कि इतने पुराने जमाने में ये लोग सर्जरी करते थे, आचार्य थे, महात्मा थे, जंगल में रहते थे कुटिया बनाकर, लोगों को सर्जरी करना, इवन प्लास्टिक सर्जरी भी इन्होंने की है। प्लास्टिक सर्जरी मॉडर्न मेडिकल साइंस का एक इन्वेंशन अब हो सकता है, लेकिन बिफोर क्राइस्ट भी हमारे जो पूर्वज थे, ग्रेट थे सुश्रुत, उन्होंने सर्जरीज की थी। इवन इतने सारे अभावों में उन्होंने क्या काम करा था, प्लास्टिक सर्जरी तक की थी। उसके बाद में आचार्य पराशर, इसी पराशर बोलते हैं, इन्होंने क्या काम करा था, वृक्ष आयुर्वेदा लिखा था। मैं एक बात भूल गया हूँ पीछे बताना कि आचार्य सुश्रुत ने की बुक का नाम है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता इनकी बुक का नाम है, और इसकी राइटर जो ऑथर है वो कौन है? आचार्य सुश्रुत है। तो सुश्रुत ने पूरे लिविंग्स को, जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 भागों में डिवाइड किया था। नंबर पहला था आपका स्थावरा और सेकंड जगमा। स्थावरा का अगर आप हिंदी में निकालें स्थावरा से मतलब स्थित,
एक जगह रहने वाला, यानी कि जो भी लिविंग्स एक जगह रहते हैं, मोटाइल नहीं है, नॉन मोटाइल नेचर के हैं, उनको स्थावरा बोला उन्होंने। और जो मोटाइल कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एनिमल्स, वो किसमें, जंगमा में आते हैं। इन्होंने इस तरीके से करा। उसके बाद ऋषि पाराशर ने बहुत सारा काम करा प्लांट्स पर, खासकर मेडिसिनल प्लांट्स पर बहुत सारा काम करा। लोगों को लिख के दिया, बता के दिया कि हाँ ये प्लांट्स की ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं और ये इस डिसीज को डायग्नोस या उसको क्योर करने में काम करता है। इसके बाद में हिप्पोक्रेटस आए। हिप्पोक्रेटस ने बहुत सारी स्टडी की थी, लेकिन इनकी एक नेगेटिव पॉइंट ये रहा बेटा कि हिप्पोक्रेटस कोई भी एक गुड टाइप का एक क्लासिफिकेशन नहीं दे सके किसी को भी। हालांकि ये अच्छी ने स्टडी करी थी, बट ये कोई क्लासीफाई ढंग से किसी भी लिविंग को नहीं कर पाए। वहीं पे बात करता हूँ अरिस्टोटल की। अरिस्टोटल नाम अरस्तु है, हिंदी में क्या नाम है इनका, अरस्तु, जिन्हें आप सब लोग अरस्तु कहते हैं। अरस्तु, आपको पता है हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी में जिसके फादर हैं बायोलॉजी के, वो कौन है, अरस्तु हैं, अरिस्टोटल है। इंटर क्लास में, 12th क्लास में हम बायो की दो ब्रांच पढ़ रहे हैं बेटा, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो वहीं पर मैं कहूँ फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, जिसमें एनिमल्स की स्टडी करते हैं हम, अरस्तु ही है। और फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी मीन्स इसमें हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं, प्लांट्स को, उसके फादर होते हैं थियोफ्रास्टस, वो आगे आएंगे। तो अरस्तु की बात कर रहे हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी भी है, फादर ऑफ जूलॉजी भी है। तो अरस्तु ने क्या काम करा, इन्होंने कहा कि सारे लिविंग को क्लासिफाई करने के लिए कुछ बेस होना चाहिए, किसी कोई ढंग का अच्छा आधार होना चाहिए। और उस बेसिस में क्या कहा ना कि क्लासिफाई करने के लिए उस लिविंग का हैबिटेट कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके स्ट्रक्चर कैसे हैं ऑर्गन्स के, उसके ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, और उसकी वर्किंग कैसी है। ये 4-5 चीजें उन्होंने बताई कि हम इनके बेसिस पे हम लिविंग्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, और ऐसे ही हमको ढंग से करना चाहिए, ठीक है। तो अरिस्टो ने क्या बताया कि हैबिटेट जहां पर वो लिविंग रहता है उसके अकॉर्डिंग, उसका बिहेवियर देख के, वे ऑफ लिविंग देख के, उसका स्ट्रक्चर देख के, ऑर्गन का स्ट्रक्चर कैसा है और उसकी वर्किंग कैसी है, उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग हम सारे लिविंग्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके बाद में अरस्तु ने सिंपल क्या काम करा, सभी लिविंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट कौन कौन से, एनाइमा एंड एनीमिया। देखो एक वर्ड का डिफरेंस है बस, इसमें ई है, यहाँ ए है। तो एनाइमा का मीन्स क्या है, ऐसे लिविंग्स जिनके अंदर रेड ब्लड होता है। सारे एनिमल्स को उन्होंने क्या काम करा भैया, 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, एनाइमा एंड एनीमा। तो इनाइमा का मीन्स क्या है, रेड ब्लड वाले, जिनके अंदर रेड ब्लड होता है, ऐसे एनिमल्स को उन्होंने अलग रख दिया। खासकर एक बात और कि जिनके अंदर रेड ब्लड होता है वो वर्टिब्रेट्स होते हैं। वर्टिब्रेट क्या होते हैं, आपकी जो कमर के पीछे रीढ़ की हड्डी दिख रही है ना आपको, ये नोटोकॉर्ड जो है ना, ये जो वर्टिब्रेट है, ये हमारी पहचान है। तो बहुत सारे जीवों में ये वर्टिब्रेट्स, ये वाली रीढ़ की हड्डी होती है, जिससे हमारा विकास हुआ है। तो जिनके अंदर ये मिलती है और जिनका रेड ब्लड है, मोस्टली सभी का रेड ब्लड होता है इनके वर्टिब्रेट्स का, तो उन्होंने उनको अलग अलग उसमें बांट दिया। अब ये जो वर्टिब्रेट्स है ये भी 2 तरीके हो सकते हैं, कैसे, एक तो विविपेरस हो सकते हैं और दूसरे ओविपेरस। विविपेरस का मीन्स क्या है, विविपेरस ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि बेबी को बर्थ करते हैं, जैसे कि ह्यूमन का जब बच्चा पैदा होता है तो एक बेबी होता है। बट ओविपेरस में एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, यानी कि वो अंडे देने का काम करते हैं, जैसे कि आपका सांप, मेंढक, बकरी, जैसे ये सब एग लेइंग है। तो ओविपेरस, ओ मीन्स दिख रहा है अंडा है बोल बना हुआ, मतलब एग देने वाले एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। इसमें एक प्रसव मतलब कि बर्थ, बेबी को बर्थ करना है, ठीक है, समझ गए थोड़ा बहुत। तो आपके जो अरस्तु है, अरस्तु ने क्या काम करा, इन्होंने रखा रेड ब्लड वाले एनिमल्स को जो कि वर्टिब्रेट्स होते हैं, वो भी 2 पार्ट बांट दिए, विविपेरस एंड ओविपेरस। इसके बाद एनिमा रखा जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं होता है, उनका ब्लड का रंग कुछ और होता है, ठीक है। जैसे आपने कॉकरोच देखा है घर में, कॉकरोच को आप मार दे दो बड़ी आसानी से,
और उसे किसी दिन ढंग से उसको डिस्ट्रॉय करना, कुचल देना, तो देख पाएंगे आप इसमें आसानी से कि कॉकरोच के अंदर निकलने वाला जो ब्लड होता है उसका कलर रेड नहीं है, कुछ और है, येलोइश व्हाइट कुछ कलर होता है उसका। तो मीन्स यानी कि वो नो रेड ब्लडेड एनिमल है और वो इनवर्टिब्रेट है, उसके अंदर वर्टिब्रेटा भी नहीं होता, रीढ़ की हड्डी नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। ओके, अच्छा अब आगे क्या है, आगे आती है बात अरिस्टो, यहाँ पे छोड़ते हैं अरिस्टोटल को, आगे चढ़ते हैं थियोफ्रास्टस पे। थियोफ्रास्टस कौन थे? अरिस्टो के स्टूडेंट थे, अरिस्टो के स्टूडेंट थे थियोफ्रास्टस, और साथ में प्लेटो के भी थे। थियोफ्रास्टस का जो मेन फोकस था वो था प्लांट्स पर, तो सभी लोग लगे थे एनिमल्स को क्लासिफाई करने में, वहीं थियोफ्रास्टस लगे थे प्लांट्स को क्लासिफाई करने में। ये बात है तकरीबन 370 एंड 285 BC बिफोर क्राइस्ट की। और थियोफ्रास्टस ने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था हिस्टेरिया प्लांटेरम। ये वर्ड बहुत आता है, नीट में पूछा जाता है कभी कभी, तो हिस्टेरिया प्लांटेरम लिखा है थियोफ्रास्टस ने। देखिए हिस्टेरिया प्लांटेरम प्लांट्स की बात हो रही है, ठीक है। थियोफ्रास्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी के फादर हैं थियोफ्रास्टस। जो आप बॉटनी पढ़ रहे हैं 12th क्लास में, उसके फादर कौन है? थियोफ्रास्टस, ठीक है। ओके, तो इन्होंने बहुत सारी इसमें प्लांट्स को क्लासिफाई किया। अब थोड़ा आगे और चलते हैं, इन सब के बाद में आते हैं एक साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस।